Good morning to everyone. So let's start today lecture, or this is lecture number 2 of chapter income from salary. तो पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सैलरी चैप्टर और कितने सेक्शन इसके अंदर हैं, सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17. ओनली 3 सेक्शन आर इन द चैप्टर ऑफ सैलरी. सेक्शन 15 जो है चार्जिंग सेक्शन है. जैसा कि हम जानते हैं कि जो कैलकुलेशन वाले चैप्टर 5 हैं हमारे पास, इनकम को जो कैलकुलेट करना सिखाते हैं, तो उन चैप्टर में से कोई भी चैप्टर उसका जो पहला सेक्शन है वो चार्जिंग सेक्शन है. वो ये आपको बताता है कि किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर इनकम इस चैप्टर के अंदर फॉल करेगी. सेक्शन 16 जो है वो आपको बताता है कि डिडक्शन कौन कौन से मिलेंगी सैलरी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए. एंड सेक्शन 17 जो बताता है वो बताता है मीनिंग ऑफ सैलरी. तो आज मतलब पिछली क्लास में तो हम लोगों ने बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें पढ़ ली थी सैलरी चैप्टर से रिलेटेड. तो आज मेन चैप्टर ये स्टार्ट हो रहा है. सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 17 की, कि सेक्शन 17 जो 1 है वो क्या बताता है, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा. तो मोटे मोटे तौर से जो सेक्शन 17(1) है वो ये बताता है, मोटे मोटे तौर से मैं बात कर रहा हूं कि सेक्शन 17 बताता है, 17 सब सेक्शन 1 बताता है सैलरी इंक्लूड द फॉलोइंग. यानी कि सैलरी इंक्लूड द अलाउंसेज, सैलरी इंक्लूड द परक्यूरिट, सैलरी इंक्लूड द रिटायरमेंट बेनिफिट. तो रिटायरमेंट बेनिफिट भी कई तरह के होते हैं. और सैलरी इंक्लूड द प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी. अब प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या होता है, ये गिवन होगा आपका सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अंदर. रेट के लिए तो अब चर्चा होगी कि अलाउंसेज कितने तरह के होते हैं, काइंड्स ऑफ अलाउंसेज क्या है, काइंड्स ऑफ परक्यूरिट क्या है. तो मोटे मोटे तौर से जो पार्ट ऑफ सैलरी है वो 4 पार्ट हैं. या तो सैलरी इंक्लूड्स अलाउंसेज है, अलाउंसेज भी फिर कई सारे तरह के होते हैं. सैलरी इंक्लूड्स परक्यूरिट्स हैं. तो हमें अब ये भी पता होना चाहिए कि सर अलाउंसेज और परक्यूरिट में क्या अंतर होता है, तो वो चर्चा करेंगे हम बाद में. सैलरी इंक्लूड रिटायरमेंट बेनिफिट है, जैसे आपने ग्रेचुटी का नाम सुना होगा, लीव एनकैशमेंट का नाम सुना होगा, प्रोविडेंट फंड का नाम सुना होगा, पेंशन का नाम सुना होगा. तो ये सब क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से जाने जाते हैं. तो इसी तरह से आता है प्रॉफिट इन सैलरी इंक्लूड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी. तो 1 बाय 1 कर करके हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे. सबसे पहले जो जिक्र आता है वो आता है अलाउंसेज का, कि अलाउंसेज क्या है. देखिए, अलाउंसेज एक फिक्स्ड मॉनेटरी सम है विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर ए गिवन फैसिलिटी. यानी कि बेसिक सैलरी के अलावा जब भी कोई फिक्स्ड सम प्रोवाइड कराया जाता है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को फॉर ए गिवन फैसिलिटी, तो दैट इज कॉल्ड अलाउंस. फॉर एग्जाम्पल कि ये कहा जा रहा है, आप किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय की हैसियत से नौकरी जॉब मांगने के लिए जाते हैं और आपका इंटरव्यू वगैरह सब हो जाता है, क्लियर हो जाता है. तो टीएनसी आती हैं कि मुझे मिलेगा क्या, है ना. इस बात के ऊपर भी आप डिपेंड करेगा कि आप नौकरी कहीं ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे. तो उसने कहा जी आपको जो 20,000 रुपये है पर मंथ, तो ये सैलरी दी जाएगी. अजी 20,000 रुपये तो बहुत कम है, मेरा तो काम चलने वाला नहीं है 20,000 रुपये से. तो मैं तो अभी 40,000 रुपये की नौकरी छोड़ के ही आया हूँ. तो एम्प्लॉयर ने कहा रुकिए, आपको 20,000 रुपये पर मंथ जो है नौकरी दी जाए, मतलब बेसिक सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा महंगाई में हर साल बढ़ोतरी होती है, तो 5,000 रुपये आपको पर मंथ के नाम से डीएनएस अलाउंस के नाम से भी मिलेगा. इसके अलावा आपको 10,000 रुपये पर मंथ एचआरए मिलेगा. यानी कि आप घर में रहेंगे, चाहे अपने घर में रहें चाहे आप किराए के लिए रहें, लेकिन हम 10,000 रुपये पर मंथ आपको किराए के रूप में एचआरए के नाम से देंगे. इसके अलावा 2,000 रुपये पर मंथ आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, CEA बोल देंगे इसे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा. इसके अलावा और भी कुछ सम मिलेंगे मेडिकल अलाउंस के नाम से, 5,000 रुपये पर मंथ के नाम से मिलेगा आपको. तो बेसिकली जब क्या है, जब ये जोड़ा जाएगा तो ये मोर देन 40,000 बैठ रहा है.
तो हो सकता है कि पिछली जॉब में आपको केवल एक मुफ्त अमाउंट सैलरी के नाम से दे दी जाती थी और आप सेटिस्फाइड थे कि जी मेरी सैलरी 40,000 रुपये। तो यहाँ पर हो सकता है कि सैलरी को ब्रेकअप करके दिया गया हो, यानी कि बेसिक सैलरी के नाम से ये, मेडिकल अलाउंस के नाम से इतना, HRA के नाम से इतना, इसके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम से इतना। तो जो कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब तक मैं अदरवाइज ना बताऊं तो एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर द सैलरी, यानी कि किसी भी नाम से मिले आप ब्रेकअप करते चले जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप ये सोचिए कि आप एक माँ बाप जो है अपने बच्चे का एक CBSE स्कूल में दाखिला कराते हैं, तो कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं। अब स्कूल वाले बताते हैं जी हमारे यहाँ जो मंथली फीस रहेगी बच्चे की 9th स्टैंडर्ड की वो 2000 पर मंथ रहेगी, 2000 पर मंथ रहेगी। तो आप कंपेरिजन करते हैं कि या दूसरे स्कूलों में उसी स्टैंडर्ड के दूसरे स्कूल में फीस कितनी है और इस स्कूल में फीस कितनी है, आपको लगेगा कि जायज़ है तो आप एडमिशन करा लेते हैं। लेकिन अगर आप उसे कंपेरिजन करें ना पर मंथ की फीस, तो जो 2000 रुपये बैठा रहे हैं वो रखता है 4000 पर मंथ बैठ रही हो। क्यों? क्योंकि ये एनुअल फीस है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, ये आपकी बिल्डिंग फीस है। आप ये लगाइए ना कि पूरे साल में एक व्यक्ति से, एक बच्चे के नाम से कितना वसूल किया जा रहा है, उससे 12 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो मंथली फीस बैठ जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसे बताते तो उस केस में आप कंपेरिजन कर ले जाते हैं, मंथली फीस आपकी 4000 5000 बैठती है तो बहुत ज्यादा है। तो कुछ चीजें साइकोलॉजिकल होती हैं। तो लॉ मेकर्स भी समझते हैं इस बात को कि अगर वो कह देते कि जी केवल हम बेसिक सैलरी टैक्सेबल करेंगे, जो सैलरी के नाम से मिलेगा वो टैक्सेबल करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉयर टैक्स बचवाने के लिए एम्प्लॉय का वो ब्रेकअप कर देता कि जी बेसिक सैलरी तो 20,000 रुपये दे रहे हैं, HRA इतना दे रहे हैं, DNS अलाउंस इतना दे रहे हैं, ये उतना दे रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है, टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती। तो लॉ मेकर्स ने बड़ा सिंपल सा कर रखा है कि एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड अंडर स्पेसिफिक प्रोविजन। जब तक कि मैं एग्जाम्पशन की प्रोविजन ना बताऊं आपको, तो कुछ भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। इट क्लियर? तो सबसे पहले तो अलाउंस मैंने आपको बता दिया कि कोई भी फिक्स्ड सम अगर प्रोवाइड कराया जाता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयर को इससे कोई कतई मतलब नहीं होता कि एम्प्लॉय उस पैसे को खर्च कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। एम्प्लॉयर ने कहा कि हमारे यहाँ कंपनी में जो नौकरी करता है उसे 10,000 रुपये सालाना का मेडिकल अलाउंस मिलता है, साल में 10,000 रुपये। अब हो सकता है एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर्स पूरे साल में बीमार नहीं भी पड़े हों, लेकिन एम्प्लॉयर तब भी आपको 10,000 रुपये देगा। एम्प्लॉयर ने कहा कि आपको 5,000 रुपये पर मंथ का HRA दिया जाएगा। हो सकता है कि एम्प्लॉय किराए के मकान में नहीं भी रहता हो, वो अपने ही मकान में रहता हो, है ना, तो भी एम्प्लॉयर जो है 5,000 रुपये देगा। हो सकता है एम्प्लॉय किराए के मकान में रहता हो लेकिन 3,000 रुपये में उसे किराए का मकान मिल जाता है, तो भी एम्प्लॉयर 5,000 रुपये देगा। अगर वो 7,000 रुपये का मकान ले रहा है तो भी एम्प्लॉयर 5,000 रुपये देगा। अगर नेचर इस तरह की है कि एम्प्लॉयर को ये मतलब नहीं रहता कि कितना पैसा एम्प्लॉय उसके ऊपर खर्च कर रहा है, उस फैसिलिटी के ऊपर या नहीं खर्च कर रहा है, और वो एक फिक्स्ड सम दे के चलता है, तो उसे कहा जाता है अलाउंसेज। अब अलाउंसेज भी 4 तरीके के होते हैं। अलाउंसेज भी 4 तरीके के होते हैं। तो टाइप ऑफ अलाउंसेज ये भी 4 तरीके के होते हैं जी। 4 तरीके में क्या है, एक होगा आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। कुछ अलाउंसेज ऐसे हैं जो फुल्ली टैक्सेबल हैं, जब तक मैं एग्जम्पशन ना बताऊं तो आप ये मानिएगा कि कोई भी अलाउंस के नाम से आ रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल ही है। तो आपको ये लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या फुल्ली टैक्सेबल है ना। क्यों? क्योंकि जो भी मैं एग्जम्पशन में नहीं पढ़ाऊंगा वो सारा सारा क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक बार लिस्ट जरूर दूंगा मैं आपको, लेकिन उस लिस्ट के अलावा भी कोई और नाम दिखे आपको तो वो फुल्ली टैक्सेबल ही है। दूसरा है आपका हाउस रेंट अलाउंस, HRA बोलते हैं इसे। तो ये सेक्शन 10, 13 में एग्जम्पशन है कुछ इसकी, सेक्शन 10, 13 में। इसके बाद आपका है स्पेसिफाइड नोटिफाइड अलाउंस, स्पेसिफाइड नोटिफाइड अलाउंस, ये सेक्शन 10
14 में एग्जम्पशन है। इसके अलावा एक एंटरटेनमेंट अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ये सेक्शन 16 में इसकी डिडक्शन है। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में बहुत सारे अलाउंसेज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में आपका डीएनएस अलाउंस आ गया, मेडिकल अलाउंस आ गया, सीसीए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस आ गया, प्रॉक्टरशिप अलाउंस आ गया, वार्डनशिप अलाउंस आ गया, सर्वेंट अलाउंस आ गया। तो डिस्कस करेंगे हम एक एक करके। कुल मिला के अगर आप एचआरए नहीं है, अगर आप स्पेसिफाइड नोटिफाइड अलाउंस की कैटेगरी में नहीं आते और आप एंटरटेनमेंट अलाउंस की कैटेगरी में नहीं आते, तो बाकी इसके अलावा जितने भी अलाउंसेज हैं वो क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल होंगे, चाहे वो इस लिस्ट में नाम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। वैसे तो ज्यादातर सारे अलाउंसेज आपको लिस्ट में मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक नॉलेज चेक आपको बता रहा हूं कि पेपर में अगर कोई एक ऐसा अलाउंस नाम से आ जाए जो आपको लगता है कि जी नाम तो ये कभी जाना पहचाना सा है ही नहीं, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो बेफिक्र होके आप उसके ऊपर पूरा टैक्स लगा के आइएगा, क्योंकि कोई एग्जम्पशन नहीं है। जो भी एग्जम्पशन वाली चीज होंगी वो कंप्लीटली आपको पढ़ा दी जाएंगी और फुल्ली टैक्सेबल भी पढ़ा दी जाएंगी। लेकिन फिर भी नॉलेज चेक मैं आपको बता रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी अलाउंसेज एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं आते तो वो क्या आएंगे, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस की कैटेगरी में आएंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस जो है पहले हम लोग पढ़ेंगे, हाउस रेंट अलाउंस। दिस इज गिवन, द एग्जम्पशन इज गिवन ऑफ एचआरए सेक्शन 10 क्लोज 13A। तो जब भी एग्जम्पशन की बात आएगी तो सेक्शन 10 एक सेक्शन है, उसके अंदर डिफरेंट क्लोजेज हैं, तो एग्जम्पशन वही होती है। देखिए एचआरए क्यों दिया जा रहा है, तो यहां पे भी मैंने आपको बता रखा है टाइप ऑफ अलाउंस, एक चार्ट बना रखा है। एचआरए क्यों दिया जाता है आपको, एचआरए जो दिया जाता है वो दिया जाता है कि अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर को इस बात का आभास होता है कि आपको यहां पर किराए के मकान में रहना पड़ेगा, है ना, और उस किराए को मीट आउट करने के लिए वो आपको एचआरए देता है इंस्टेड ऑफ बेसिक सैलरी, यानी बेसिक सैलरी के नाम से अलग देगा अमाउंट आपको, और इन एडिशन टू द बेसिक सैलरी वो आपको इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी पैसा देगा, जिसे हम हाउस रेंट अलाउंस के नाम से जानेंगे। तो अगर एचआरए मिल रहा है आपको, अगर एचआरए मिल रहा है तो जब तक कुछ नहीं कहा गया तो मैंने आपको बताया कि 100% टैक्सेबल होगा अगर एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन एग्जम्पशन एचआरए की सेक्शन 10(13)A में है और 3 लिमिट है, 3 लिमिट में से जो भी मिनिमम होगी वो एग्जम्प्टेड है। तो हमें वो 3 लिमिट देखनी है कि 3 लिमिट कौन कौन सी हैं। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेल बी एग्जम्प्ट। एचआरए क्यों दिया जा रहा है वो आपके सामने है। इट इज गिवन टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस, यानी कि जो हाउस आप किराए पर लेंगे या नहीं भी लेंगे, एम्प्लॉयर को तो देना है आपको, यानी जिस पोजीशन पर आपका अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसे तो देना है, चाहे आप किराए पर रहें या नहीं रहें। तो इट इज गिवन टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस। तो अगर आपको एचआरए दिया जा रहा है तो सारा का सारा टैक्सेबल नहीं है, बल्कि उसमें से क्या है, कुछ एग्जेम्प्टेड है। तो 3 लिमिट है, 3 लिमिट में से जो भी मिनिमम होगी वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, यानी कि 3 में से जो भी कम है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लोज 13A। पहला है रेंट पेड -10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी ड्यू टू द एसएससी फॉर द रेलेवेंट पीरियड। जितने महीने का आपको एचआरए मिला है उतने महीने की आपको रेलेवेंट पीरियड की सैलरी देखनी है। लेकिन यहां सैलरी का मतलब कुछ और है, ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा कि जब हम एसएससी की पूरी सैलरी की बात करते हैं कि कितने अमाउंट को उसे टैक्स देना है, तो वो मतलब कुछ और है, क्योंकि उसमें क्या आता है कि एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर द सैलरी। अब एचआरए मिल रहा है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को। अब एचआरए की कैलकुलेशन के लिए हमें चेक करना है कि कितनी अमाउंट एग्जेम्प्टेड है, कितना अमाउंट टैक्सेबल है। तो यहां 3 लिमिट बनाई गई है। पहली लिमिट में क्या रखा है, रेंट पेड -10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। तो इस पर्पज के लिए
कि यहां पर जो 10% ऑफ सैलरी है इस पर्पज के लिए सैलरी का मतलब कुछ और होगा, रिटायरमेंट सैलरी का मतलब कुछ और होगा। इज इट क्लियर? यहां पे अभी मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड है 50% ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी इन केस ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास और दिल्ली। यानी कि जो इंडिया की 4 मेट्रो सिटीज हैं, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई एंड दिल्ली, इनके लिए 50% ऑफ द रिटायरमेंट सैलरी है। और रेस्ट ऑफ द अदर प्लेस, चाहे वो आप न्यूयॉर्क में रह रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रह रहे हो, उससे हमें मतलब नहीं है, तो 40% ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। और एक लिमिट होती है एक्चुअल एचआरए रिसीव। तो ये गलती से 4th पॉइंट आ गया है, ये 3rd पॉइंट है बेसिकली। तो एक्चुअल एचआरए रिसीव, इन तीनों में जो भी मिनिमम आएगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और टैक्सेबल कैसा आएगा? जो एक्चुअल एचआरए मिल रहा है उसमें एग्जेम्पशन वाली अमाउंट आप माइनस कर दीजिएगा तो वो टैक्सेबल आ जाएगा। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि सर सैलरी का मतलब क्या है? इसमें सैलरी का मतलब क्या है? रिटायरमेंट सैलरी का मतलब क्या है? तो सैलरी मीन बेसिक सैलरी, यानी कि जो भी बेसिक सैलरी के नाम से होगा वो आएगा, प्लस डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस कहते हैं महंगाई भत्ते को, डियरनेस अलाउंस भी इसके अंदर जोड़ा जाएगा। इसके लिए एक कंडीशन है, इसके लिए एक कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है इफ इट एंटर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अगर खाली लिखा हुआ डीए मिल रहा है, तो आपको नीचे एजम्पशन डाल के आनी पड़ेगी कि आपने इसे रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं माना है ना, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। और अकॉर्डिंगली फिर डीए को एचआरए की कैलकुलेशन के लिए मत जोड़िएगा, है ना। लेकिन अगर डीए के साथ लिखा हुआ है पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट या इफ इट एंटर्स फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इस तरह के कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि एचआरए के पर्पज के लिए, एचआरए की कैलकुलेशन के लिए जो डीए है वो जोड़ा जाएगा। इट के लिए नेक्स्ट प्लस कमीशन भी जोड़ा जाएगा, कमीशन भी जोड़ा जाएगा। इफ इट इज गिवन, इफ इट इज गिवन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्न ओवर। अगर कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्न ओवर है तो ये सैलरी में जोड़ा जाएगा एचआरए की कैलकुलेशन के लिए। ये सब बातें भी मैंने यहां लिख रखी हैं। तो मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी इंक्लूड बेसिक सैलरी, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट अगर होगा, प्लस कमीशन इफ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है, सैलरी शैल बी डिटरमाइंड ऑन ड्यू बेसिस। अब इस चीज से अभी बी और सी के अभी हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पहली चीज पढ़ रहे हैं यहां पर, तो इसी चीज को हम थोड़ा डिटेल्ड में स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल में स्टडी होगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट पेज पर, इसे निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है नेक्स्ट पेज पर, इसे निकालिएगा। मिस्टर गिरी हु रिजाइड्स इन चेन्नई गेट 6 लाख पर एनम एज बेसिक सैलरी, ही रिसीव 1 लाख पर एनम एज एचआरए, रेंट पेड बाय हिम इज 80,000 per annum. Find out the amount of taxable HRA allowance for the assessment year 2022-23। और साथ के साथ इससे आपको क्लियर हो जाएगा, साथ के साथ एन कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी, साथ के साथ आपको डिफरेंस भी पता लग जाएगा एन कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी, जिससे आप कंफ्यूज होने से बचेंगे। तो दो चीजें निकालनी है कि टैक्सेबल एचआरए कितना होगा और सैलरी कितनी होगी, है ना। अब आपको सबसे पहले, जैसे मैंने बता रखा है, अगर आपको सैलरी निकालनी है तो ऊपर हेडिंग आप डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, है ना। तो जब आप सैलरी निकालते हैं
तो एक सिंपल सी चीज मैंने बता रखी है, जो भी आपको मिल रहा है वो सब कुछ सैलरी में एक एक करके आएगा। हाँ, अगर किसी चीज के ऊपर आप कोई रूल्स देखें तो कि एग्जम्पशन है तो पहले एग्जम्पशन कैलकुलेट कीजिएगा, बाकी तब यहां लिखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको मिल क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आपको 6 लाख रुपए बेसिक सैलरी मिल रही है, 1 लाख रुपए आपको एचआरए मिल रहा है, रेंट तो आप दे रहे हैं, मतलब दो ही चीजें मिल रही हैं। 6 लाख रुपए तो बेसिक सैलरी मिल रही है, 6 लाख रुपए तो बेसिक सैलरी मिल रही है और 1 लाख रुपए एचआरए मिल रहा है, क्योंकि रेंट तो आप दे रहे हैं। लेकिन 1 लाख रुपए हम यहां सीधा नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है सेक्शन 10(13) कैपिटल ए के अंदर एग्जम्पशन है इसकी, और एग्जम्पशन जब तक आप नहीं निकालोगे तो तब तक टैक्सेबल पार्ट नहीं निकाल सकते आप, है ना, ये आपको मालूम है। अदरवाइज अगर ये रूल नहीं होते एचआरए के तो हम पूरे 1 लाख रुपए यहां पर लिख देते। तो जो मेन क्वेश्चन चलेगा सैलरी का कि एसएससी को कितनी सैलरी पर टैक्स देना है, तो एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इज टैक्सेबल। और अगर कोई एक कंपोनेंट ऐसा है, कोई सैलरी का एक पार्ट ऐसा है जिसके ऊपर कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं एग्जम्पशन के, तो पहले उन्हें इस्तेमाल करके टैक्सेबल पार्ट आप निकालिए। जैसे जैसे पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा कि सैलरी इंक्लूड्स अलाउंसेज, सैलरी इंक्लूड्स अलाउंसेज में अलाउंसेज इंक्लूड्स एचआरए, तो एचआरए पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होता, बल्कि इसका कुछ पार्ट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो पहले हम वो निकाल लेंगे एग्जम्पशन, तब जाके टैक्सेबल करेंगे, पूरा 1 लाख टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो वर्किंग नोट में क्या आएगा, वर्किंग नोट में क्या आएगा, एचआरए की कैलकुलेशन, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम। पहला एक्चुअल एचआरए रिसीव, आपको तो पूरी लैंग्वेज लिखनी है, एक्चुअल एचआरए रिसीव दैट इज 1 लाख, एक्चुअल एचआरए रिसीव 1 लाख हो गया पूरे साल का। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड कितना दिया हुआ है, 80,000 पूरे साल का दिया हुआ है, माइनस 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी में बेसिक सैलरी के अलावा इस क्वेश्चन में कुछ है, आप बताइएगा, क्या बेसिक सैलरी के अलावा कुछ क्वेश्चन में कुछ है, नहीं है, तो माइनस 10% ऑफ 6 लाख। बेसिक सैलरी ही इस पर्पज के लिए सैलरी होगी। अगर इसमें डीए होता रिटायरमेंट बेनिफिट का तो वो भी मैं जोड़ता, अगर कमीशन होता, फिक्स परसेंट टर्नओवर होता वो भी मैं जोड़ता, उसका फिर 10% लेता। तो 80,000 माइनस 10% ऑफ द सैलरी आ जाएगा, माइनस करके डिफरेंट BCR आ जाएगा। तो तीसरा रहता कहाँ है ये, क्या उन 4 सिटीज में बात है, चेन्नई की बात हो रही है, तो 50% ऑफ द सैलरी, 50% ऑफ 6 लाख यानी कि 3 लाख। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम, तो टैक्सेबल एचआरए कितना आ जाएगा, टैक्सेबल एचआरए कितना आ जाएगा बताइएगा आप। एक्चुअल मिल रहा है 1 लाख, एक्चुअल मिल रहा है 1 लाख, माइनस तीनों में कम कौन सा है, 1 लाख, 20,000 और 3 लाख, तीनों में कम कौन सा है, 20,000 है, तो 20,000 एग्जाम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल एचआरए कितना आ गया, 80,000 आ गया। टैक्सेबल एचआरए कितना आ गया बेटा, 80,000 आ गया। तो यहां पर आप 80,000 लिख दीजिएगा, ये आ जाएगी आपकी 6,80,000 ग्रोस सैलरी, इसे कहेंगे ग्रोस सैलरी। अब क्योंकि जो डिडक्शन मिलती है सैलरी में से, है ना, तो वो भी हमने पढ़ी नहीं है, तो माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो 3 डिडक्शन मिलती है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है और एक मिलता है प्रोफेशनल टैक्सेस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्सेस तो दिख ही नहीं रहा आपको यहाँ पर, तो एक डिडक्शन जरूर मिलेगी, वो मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, वो हम माइनस कर देंगे। जैसे एचआरए, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिलती थी 30% ऑफ एनएवी, तो यहाँ एक अमाउंट है 50,000 की मिलेगी, इसे माइनस कर देंगे, वो आ जाएगी 6,30,000, 6,30,000 ये आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी। तो ग्रोस सैलरी और टैक्सेबल सैलरी में 3 डिडक्शन का अंतर है। अलाउंसेस के बाद फिर हम डिडक्शन ही पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये एक है फुल क्वेश्चन, और ये एक जो एचआरए है ये फुल क्वेश्चन का एक वर्किंग नोट है ना। अलग से ही एचआरए की कैलकुलेशन आनी होगी, जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया, अगर देखा जाए कि उसमें पूछा क्या था, तो वो केवल यही पूछा था कि टैक्सेबल एचआरए कितना है, तो अपने आप में ये एचआरए की कैलकुलेशन ही फुल क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अगर आपसे ग्रोस सैलरी टैक्सेबल सैलरी पूछी है तो मेन क्वेश्चन फिर वो होगा
और जो उसके सब्सिडियरी सब पॉइंट होंगे वो एक वर्किंग नोट का पार्ट होंगे। तो जल्दी से बताइएगा, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से अपने मैसेज भेजिए कि इट्स क्लियर और नॉट, रेस्पॉन्स भेजिए आप जल्दी से। कोई डाउट, कोई परेशानी? तो इसको पहले आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं इसमें से ही कुछ कराता हूं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अनफोल्ड है, तो मैंने यहां करा दिया आपको। साथ के साथ कॉपी कर लिया आपने या भी करना है आपको? बताइएगा, कॉपी कर चुके हैं, करना है? मुझे बताइए कि टाइम अभी मुझे देना है या कर चुके हैं कॉपी? खुशी कर चुकी हैं, हर्ष भी कर चुके हैं, बाकी बच्चे बताइएगा। अगर आप टाइम चाहते हैं तो मैं दे दूंगा। आंचल का भी कंप्लीट हो चुका है, बाकी बताइएगा बेटा। अंशिका, ऋषभ, मान्या, सृष्टि, विभा, सभी बच्चे बताइएगा। चलिए, मैं मान लेता हूं कि सभी बच्चों का हो चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में ही, क्वेश्चन नंबर 3 में ही एक दो चीजें मैं बढ़ा रहा हूं, और उसके बाद आपको एचआरए, टैक्सेबल एचआरए भी निकालना है और टैक्सेबल सैलरी भी निकालनी है। तो जब टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे तो अपने आप एचआरए तो निकलेगा ही निकलेगा आपका। इसमें मैं एक दो चीजें बढ़ा रहा हूं कि मिस्टर अग्री हु रिजाइड्स इन चेन्नई 6 लाख पर एनम एज बेसिक सैलरी रिसीव 1 लाख पर एनम एज एचआरए, रेंट पेड बाय हिम 80,000 पर एनम। इसके अलावा उसे डीएनएस अलाउंस भी मिल रहा है, उसे डीएनएस अलाउंस भी मिल रहा है 50,000 पर एनम, और ये पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। और कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है 40,000 पर एनम, 40,000 पर एनम, यानी कि उसे एचआरए के अलावा डीए भी मिल रहा है 50,000 पर एनम, ये पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, और कमीशन मिल रहा है 40,000 पर एनम। तो अब कैलकुलेट करना है आपको टैक्सेबल सैलरी। तो आपको 5 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, 5 मिनट का मैं समय आपको दे रहा हूं, जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए अपना। 5 मिनट का मैं समय आपको दे रहा हूं।
यस बेटा, सभी बच्चों ने कर लिया है। बेटा सभी बच्चे बताएंगे कि क्या क्या आंसर आया है उनका। तो सभी बच्चे अपना आंसर भेजेंगे मुझे इसका, उसके बाद मैं चेक कराता हूं। सभी बच्चे अपना अपना आंसर भेजें मुझे। अंशिका का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भेजिए। हर्ष का एचआरए का आंसर आया है। चलिए मैं करा लेता हूं इसको, जिससे आपको आपकी गलती का पता लग जाए कि कहां गलती की होगी आपने। तो क्वेश्चन तो सिंपल है कि गिरी जो हैं वो चेन्नई में रहते हैं, 6 लाख रुपए उन्हें बेसिक सैलरी के मिलते हैं, 1 लाख रुपए उन्हें एचआरए के मिलते हैं, और रेंट वो पेड करते हैं 80,000 रुपये। इसके अलावा साल के डीएनएस लोन मिलता है 50,000 रुपये, जो कि पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, और कमीशन मिलता है 40,000 रुपये पर एनम। क्लियर? तो हमें इसमें टैक्सेबल सैलरी निकालनी है और हमें निकालना है एचआरए कितना एग्जम्पशन होगा, कितना नहीं होगा। तो जो सॉल्यूशन है इसका, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 and 23, for the assessment year 2022-23 बेसिक सैलरी कितनी आएगी? 6 लाख रुपए। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में क्या मिल रहा है? डीएनएस अलाउंस मिल रहा है। हाउ मच? डीएनएस अलाउंस कितना मिल रहा है? डीएनएस अलाउंस 50,000। डीएनएस अलाउंस मिल रहा है 50,000। मैंने आपको कहा था एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज फुल्ली टैक्सेबल, जब तक कि मैं एग्जम्पशन ना बताऊं। तो डीए पूरा टैक्सेबल है। कमीशन भी मिल रहा है, ये मिल रहा है 40,000 पर एनम, तो ये भी पूरा टैक्सेबल है। एचआरए मिल रहा है आपको 1 लाख रुपए, है ना, लेकिन क्योंकि एचआरए में एग्जम्पशन लगती है तो एचआरए आप एज इट इज अभी टैक्सेबल नहीं कर सकते हैं, पहले वर्किंग नोट में आएगा। तो एचआरए की एग्जम्पशन देखने के लिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। पहला एक्चुअल, आपको तो पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी एक्चुअल, तो एक्चुअल मिल रहा है 1 लाख रुपए। दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, है ना। तो रेंट पेड क्वेश्चन में गिवन है 80,000 माइनस 10% ऑफ व्हाट? सैलरी में क्या क्या जोड़ा जाएगा बताइएगा? 6 लाख रुपए। सैलरी में क्या क्या जोड़ा जाएगा? बेसिक सैलरी प्लस डीए, अगर पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है तो। अब क्योंकि पार्ट ऑफ रिटायरमेंट दे रखा है तो इसका मतलब है ये 50,000 रुपए भी जोड़े जाएंगे। और एक बात और बता दूं मैं कि अगर ये पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं होता डीए, तो यहां नहीं आता, लेकिन यहां तो आता ही आता। इस चीज को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है कि सैलरी चैप्टर में 2 अलग अलग क्वेश्चन चलते हैं कि एक व्यक्ति जो गिरी हैं इनकी टोटल टैक्सेबल सैलरी कितनी बैठेगी। तो जब आप उस तरह से सोचेंगे तो एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फुली टैक्सेबल अंडर द सैलरी, जब तक कि मैं एग्जम्पशन ना बताऊं। लेकिन सैलरी में एचआरए भी जुड़ेगा, लेकिन एचआरए पूरा नहीं जुड़ता है, एचआरए में एग्जम्पशन भी लगती है। तो एचआरए कितना एग्जम्प्टेड है, कितना टैक्सेबल है, इसे चेक करने के लिए जब सैलरी देखी जाती है तो उसका एक स्पेशल मीनिंग है सैलरी का कि बेसिक सैलरी प्लस डीए उतना जितना पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, प्लस कमीशन अगर ये फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर है। लेकिन चाहे डीए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट था या नहीं था, जब मेन क्वेश्चन सैलरी का आप करते हैं तो वहां डीए ऑलवेज जोड़ा जाता है,
चाहे वो पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो या ना हो। इट क्लियर? मुझे बताइएगा कि 10% ऑफ सैलरी निकालने में कमीशन जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा? जल्दी से बताइएगा, कमीशन जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा? तो हर्ष का सबसे पहले जवाब आया है नो। खुशी भी नहीं कह रही हैं, आंचल भी नहीं कह रहे हैं। खुशी प्लीज रेज योर हैंड। मैं आपसे कारण भी जानना चाह रहा हूं कि क्यों आप मना कर रही हैं। तो यस खुशी बताइए क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? और क्या है मतलब इसमें तो लिखा हुआ है कि आपको 40,000 पर एनम मिलेगा। अगर मैं कह दूं कि 50,000 मिलेगा ऑन टर्नओवर तब जोड़ा जाएगा। तो खुशी का ये कहना है कि टर्नओवर पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप ये सोचिए खुशी ये भी तो नहीं लिखा हुआ कि टर्नओवर पर नहीं है ना? तो हर्ष चलिए खुशी रख दीजिए आप, और हर्ष प्लीज रेज योर हैंड। यस हर्ष, खुशी की बात आपने सुनी होगी, सुनी है या नहीं सुनी? हाँ, तो सभी बच्चों ने खुशी का रीजन सुना कि टर्नओवर पर फिक्स नहीं है। अगर मैं ये लिख देता हूं कि जो 40,000 रुपए कमीशन मिल रहा है पर एनम ये टर्नओवर पर ही है, अब जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा? आवाज बहुत हल्के आ रही है आपकी, तो प्लीज अपना वॉल्यूम तेज कीजिए। एग्जैक्टली सभी बच्चे ध्यान से सुने कि ये 40,000 पर एनम लिखा हुआ है ना? तो खुशी का भी अपने आप में रीजन एक रीजन ठीक था कि टर्नओवर पर नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा हुआ तो हम ये मान सकते थे कि टर्नओवर पर है। चलिए, लेकिन इसका दूसरा रीजन भी है जो नहीं जोड़ा जाएगा। ये फिक्स्ड अमाउंट है, परसेंटेज फिक्स्ड नहीं है। इट इज क्लियर? ये अमाउंट फिक्स्ड है कि 40,000 रुपए आपको साल का मिलेगा ही मिलेगा। सपोज कीजिए अगर ये फिक्स्ड परसेंटेज होती, माने ये कह दिया जाता कि एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर ऑफ द ईयर इज 6 लाख, तो 6 लाख का 10% निकालते तो 60,000 रुपए आ जाता है ना? तो तब वो जोड़ा जाता। यहां पर दो कारण हो सकते हैं नहीं जोड़ने के। एक तो ये फिक्स्ड अमाउंट दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो यही है, क्योंकि टर्नओवर है या नहीं है वो तो दिया हुआ ही नहीं है इन्होंने, है ना? लेकिन जो सबसे मेन कारण है कि अमाउंट फिक्स्ड है, परसेंटेज फिक्स्ड नहीं है। इट इज क्लियर बेटा? तो कमीशन नहीं जोड़ा जाएगा, जबकि आप ये देखिएगा कि कमीशन यहां जुड़ा है। जब मेन सैलरी का क्वेश्चन जुड़ेगा कि गिरी के हाथ में साल के अंत में कितनी सैलरी बैठेगी, कितनी उसकी इनकम आएगी, तो वहां तो एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज फुल्ली टैक्सेबल, है ना? लेकिन उस सैलरी के अंदर एक कंपोनेंट है एचआरए भी। तो एचआरए कितना एग्जेम्पशन है, कितना टैक्सेबल है, इसे देखने के लिए उसका एक स्पेशल मीनिंग है सैलरी का। उसमें केवल 3 चीजें ही आती हैं। बेसिक सैलरी, डीए तब आएगा यदि पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, कमीशन अगर परसेंटेज फिक्स्ड है तो आएगा। तो एक तरह से जो आपकी सैलरी बैठी 6,50,000 बैठी, तो 80,000 माइनस 6,50,000 का 10% यानी कि 65,000 आ जाएगा। तो 15,000 इज द सेकेंड लिमिट एग्जाम्पशन की। और जो थर्ड लिमिट आती है वो 50% ऑफ द सैलरी आएगी, तो 3,25,000 आ जाएगा। तीनों में मिनिमम कौन सी है? 15,000 रुपए है। तो टैक्सेबल HRA कितना आ गया? एक्चुअल में आपको 1 लाख मिला था, 65,000 रुपए एग्जेम्प्टेड है, तो 35,000 इज द टैक्सेबल HRA। 35,000 इज द टैक्सेबल HRA। ये 35,000 को यहां रख दीजिएगा, इसे जोड़ दीजिएगा, तो ग्रोस सैलरी का काम करेगा ये। तो जोड़ के बताइएगा ग्रोस सैलरी कितना आता है? 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000,
तो 7,25,000, 7,25,000 इसमें से डिडक्शन के 50,000 रुपये और माइनस होंगे जो अभी मुझे पढ़ाना बाकी है। तो 6,75,000 जो आएगा ये आएगा टैक्सेबल सैलरी। तो बच्चों जो आपका आंसर आपने निकाल रखा था वो गलत निकाल रखा था। आंचल आपने क्या ब्लंडर मिस्टेक करी है, 775 निकाल रखा है। मुझे लगता है आंचल आपने जो 50,000 रुपये की डिडक्शन है माइनस ना करके जोड़ दी है, तो तभी आपका 775 आ रहा है। तो इस तरह की गलतियां ना करें बेटा, इस तरह की गलतियां जो पेपर में बहुत भारी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। कोई चीज घटानी थी आप उसे जोड़ रहे हैं। आई थिंक यही गलती आपने की होगी और कोई गलती तो इसमें संभव है नहीं। क्यों आंचल, यही किया था बेटा आपने? HRA कैलकुलेट करने में भी मिस्टेक हो गई, चलिए कोई बात नहीं। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, सभी बच्चे बताएंगे कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ बेटा। पूरे सैलरी चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत हल्का सा चैप्टर है ये तो। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को कीजिएगा। मिस्टर गुरविंदर हु इज पोस्टेड इन दिल्ली बट रिजाइड्स इन नोएडा गेट्स 90,000 पर एनम एज बेसिक पे, he gets 13,500 per annum as HRA, though he pays 18,000 per annum as rent। उन्हें 13,500 रुपये HRA के मिलते हैं पर एनम और 18,000 रुपये वो पर एनम किराया चुकाते हैं। यहां पर HRA मिल रहा है कम, चुकाया ज्यादा जा रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 he received 7,500 as advance salary of April 2022। 2022 की एडवांस सैलरी आपने एडवांस में ही प्रीवियस ईयर 21-22 में ले ली, यानी कि मार्च 21 में ले ली होगी, फरवरी 22 में ले ली होगी, मार्च 22 में ले ली, अप्रैल 22 की सैलरी 7,500 रुपये आपने एडवांस में ले ली। कैन ही क्लेम एंटायर अमाउंट ऑफ HRA एज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो क्या ये पूरा HRA इसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा? तो ये निकाल के देखना पड़ेगा कि पूरा HRA एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा। तो इसमें भी दो चीजें आप कीजिएगा। जब आप ये निकालेंगे कि HRA एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा, तो HRA की तो कैलकुलेशन है, जाहिर सी बात है आप करेंगे ही करेंगे, और आप इसमें भी टैक्सेबल सैलरी निकालिए। तो जल्दी से मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। तो दोनों ही चीजें आपको निकालनी है, दोनों ही चीजें आपको निकालनी है। एक निकालना है टैक्सेबल सैलरी निकालनी है, तो सब कुछ उसमें आप अपने आप ही निकल जाएगा।
बेटा जल्दी से बताइएगा। सभी बच्चों ने कर दिया है क्वेश्चन? जल्दी से अपने आंसर भेजिए मुझे। बेटा जल्दी से अपने आंसर भेजिएगा। बेटा किसी का भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है अभी। अब खुशी का रेस्पॉन्स आया है पहला। बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना रेस्पॉन्स भेजिए। वंशिका ने भेजा है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी भेजिएगा। सभी को अपने हाथ से करना जरूर है। मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे, जब तक आप ये मत समझिए कि आपको आ गया है। बच्चे गलती ये करते हैं कि बस जो टीचर करा रहा है उसे कॉपी में लिख लेते हैं। कुछ नहीं होगा, चाहे आप गलत करें, लेकिन करना जरूरी है आपको। ज्यादा ज्यादा गलती तो होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। चलिए अब मैं करा देता हूं इस क्वेश्चन को। तो मैंने दोनों ही चीजें आपसे बोली थी कि टैक्सेबल सैलरी भी निकालनी है और एचआरए भी निकालना है। तो जो टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली एचआरए तो होगा ही होगा, है ना। और जानबूझ के बोली थी सो दैट कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए। नोएडा, पहली बात तो नोएडा में रहता है ना, दिल्ली में पोस्ट है। तो एक चीज यहां से क्लियर कर लीजिएगा कि जैसे 50% ऑफ द सैलरी और 40% ऑफ द सैलरी है। 4 बड़े शहरों के लिए 50% ऑफ द सैलरी देखते हैं और बाकी पूरे वर्ल्ड के लिए 40% ऑफ द सैलरी देखते हैं। तो जहां आप नौकरी करते हैं उसके हिसाब से नहीं देखा जाएगा, बल्कि जहां आप रहते हैं। तो दिल्ली में ये नौकरी करता है लेकिन रहता है नोएडा में है, तो 50 या 40 जो देखा जाएगा वो रिजाइडिंग के आधार पर देखा जाएगा। तो एक तो ट्विस्ट इसमें ये था, है ना, कि आपको दिल्ली और नोएडा में से कौन सा प्लेस मानना है, वर्किंग का प्लेस मानना है या रेजिडेंट का प्लेस मानना है 40 या 50 करते वक्त। तो वो रेजिडेंस के आधार पर देखा जाता है। पहली बात तो ये 90,000 बेसिक पे मिल रही है, 13,500 पर एनम एचआरए मिल रहा है। और जबकि ये जो किराया दे रहा है 18,000 रुपये दे रहा है और 7,500 एडवांस सैलरी भी मिल रही है। क्लियर। तो जहां तक सवाल हमारा इस बात का है कि सैलरी जो हमें फुल निकालनी पड़ती है उसमें क्या क्या चीज आती है, तो एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय टैक्सेबल अंडर द सैलरी। तो अब मैं हेडिंग नहीं लिखने जा रहा हूं, हेडिंग तो आप लिख ही लेंगे। तो बेसिक सैलरी आई थिंक 90,000 थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। इसके अलावा एडवांस सैलरी भी आपको क्वेश्चन में दिख रही है। एडवांस सैलरी जो अप्रैल 2022 की है वो इसी प्रीवियस ईयर 21-22 में मिल गई है 7,500। इसके अलावा आपको एचआरए मिल रहा है 13,500। लेकिन सभी को मालूम है कि वो पूरा टैक्सेबल नहीं होता, उसमें से कुछ एग्जम्पशन होती है। तो एग्जम्पशन निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहली एक्चुअल होती है, तो 13,500 एक्चुअल, आपको थ्योरी भी लिखनी है। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी होता है। तो रेंट पेड क्वेश्चन में 18,000 है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में बेसिक सैलरी के अलावा कुछ है, जल्दी से बताइएगा। बेसिक सैलरी के अलावा कुछ है क्या? नहीं है। तो 10% ऑफ
90,000। और ध्यान दीजिएगा ये एडवांस सैलरी नहीं जुड़ेगी, क्योंकि जब हम एचआरए की कैलकुलेशन लेते हैं तो ड्यू बेसिस पर आपको सैलरी देखनी है, क्योंकि दोनों चीजों के रूल अलग अलग है। जब आप एक एसएससी की टोटल टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो वहां रूल सेक्शन 15 में जो दिया हुआ है कि सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसीव विच एवर हैपेंस टू बी अर्लियर के बेसिस पर। तो 90,000 की जो सैलरी है वो तो इस साल ड्यू भी हो गई, रिसीव भी हो गई, लेकिन 7500 की जो सैलरी है जो अगले महीने यानी कि अगले प्रीवियस ईयर में ड्यू होनी थी, अप्रैल 2022 में ड्यू होनी थी और आपको मिल गई मार्च 2022 में ही, आपके अपने प्रीवियस ईयर में मिल गई, तो ऑल दो ड्यू नहीं है लेकिन वो रिसीव हो गई है, तो इस वजह से ये प्रीवियस ईयर 21-22 में टैक्सेबल हो रही है, क्योंकि सैलरी जो टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसीव विच एवर हैपेंस टू बी अर्लियर के बेसिस पर टैक्सेबल होती है। इज इट क्लियर बेटा? तो यहां तो टैक्सेबल होगी, लेकिन जब एचआरए की कैलकुलेशन करेंगे तो वहां सिर्फ और सिर्फ 90,000 का ही 10% लिया जाएगा, क्योंकि वहां सैलरी आती है ड्यू बेसिस पर। तो 18,000 माइनस 10% ऑफ 90,000 यानी कि 9,000, तो इट कम्स टू 9,000, ठीक है ना। और थर्ड आएगा 40% ऑफ 90,000, तो ये आ जाएगा आपका 36,000। तो तीनों में जो मिनिमम है 13,500, 9,000 और 36,000, तो तीनों में मिनिमम है आपका 9,000। तो टैक्सेबल एचआरए कितना आ जाएगा? 13,500 माइनस 9,000, तो इट कम्स टू 4,500। तो इट कम्स टू 4,500। इज इट क्लियर? तो ये टैक्सेबल एचआरए आएगा, ठीक है ना। और एग्जेम्प्ट एचआरए कितना आएगा? 9,000 आएगा। एग्जेम्प्ट एचआरए कितना आएगा? 9,000 आएगा। तो यहां पर टैक्सेबल एचआरए हम कितना लिख देंगे? 4,500। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और तो मिल ही नहीं रहा, तो ग्रोस सैलरी कितनी आ गई है? 90,000 प्लस 12,000, तो इट कम्स टू 1,02,000। और इसमें से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो उसमें से मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, तो 52,000 इज द टैक्सेबल सैलरी। 52,000 इज द टैक्सेबल सैलरी। तो सभी बच्चे अपना अपना आंसर मैच कीजिए कि किसने क्या गलती की थी। काफी बच्चों के आंसर ठीक है, खुशी का ठीक है, हर्ष का भी ठीक है आंसर, काफी बच्चों के आंसर ठीक है, बाकी आंचल का भी आंसर ठीक है। तो जिन बच्चों ने जहां गड़बड़ की है तो उसे महसूस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, जिससे आगे वो गड़बड़ ना हो। तो अभी तक जितना भी मैंने कराया है, समझाया है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार दोबारा से मैं डिस्कस कर लेता हूं, अदरवाइज एचआरए में ही अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है क्या आपको? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है क्या इस क्वेश्चन में? वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा एचआरए की जो एग्जम्पशन है वो कई सारी चीजों पर डिपेंड करती है। आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपको ड्यूरिंग द ईयर एचआरए मिल कितना रहा है, आप किस शहर में रहते हैं, कितना आप रेंट पेड करते हैं। अभी तक जो दो हमने क्वेश्चन किए उसमें जो भी फैक्ट हैं, जिन जिन चीजों के ऊपर एचआरए की कैलकुलेशन डिपेंड करती है वो कांस्टेंट है ओवर द ईयर, है ना। पूरे साल एंटायर ईयर वो कांस्टेंट है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि आपकी पूरे साल बेसिक सैलरी कभी चेंज ही ना हो, या जब चेंज होती है तो अप्रैल में चेंज होती है? हर एक एम्प्लॉय का ईयर जो है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली एक साल में इंक्रीमेंट लगता है। इसके अलावा क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने ट्रांसफर हो गया हो, तो पहले किसी और शहर में रहता हूं फिर किसी और शहर में आप आ गए हो, तो वहां रेंट पेड चेंज हो जाएगा? या ड्यूरिंग द ईयर एचआरए कितना मिलना था आपको, पहले कुछ महीनों में कुछ मिलता था, बाद के कुछ महीनों में कुछ और मिलने लगा। तो जहां जहां पर भी आपकी ये जो फैक्ट हैं ये चेंज होंगे, जिनके ऊपर एचआरए की जो कैलकुलेशन डिपेंड करती है, तो हमें उस क्वेश्चन में
कैलकुलेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। यानी जिस महीने में भी जो चीज चेंज हो रही है वहां तक की कैलकुलेशन अलग करेंगे, उसके बाद की कैलकुलेशन अलग करेंगे, फिर लास्ट में फिर हम देखेंगे कि कितनी टोटल एग्जामिशन आ रही है, कितनी टोटल टैक्सेबिलिटी आ रही है। और इसका पता क्वेश्चन नंबर 5 से लगेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5 से लगेगा, और बहुत ज्यादा आपको पता लगेगा क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो हर तरह का जो फैक्टर है वो चेंज हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में इतना ज्यादा चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस 7,000 पर मंथ है, एंड हाफ ऑफ द डीए फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो बेसिक सैलरी 20,000 है, डीए 7,000 रुपए है, और 7,000 का आधा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। तो जब आप मेन सैलरी में जोड़ेंगे तो वहां तो पूरा 7,000 रुपए जुड़ेगा, लेकिन एचआरए के लिए जब आप सैलरी में जोड़ेंगे तो 3,500 पर मंथ को ही जोड़ना पड़ेगा आपको एचआरए के लिए। द एम्प्लॉयर हैड पेड बोनस 500 पर मंथ, तो पूरे साल का बोनस 6,000 रुपए हो गया, ये भी सैलरी में जोड़ा जाएगा। कमीशन है 1% ऑन सेल टर्नओवर ऑफ 20 लाख, तो यहां फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर है। अगर यहां दिया रहता कमीशन 1% ऑन परचेजेज और टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख होती तो सैलरी में तो जुड़ता, लेकिन ये एचआरए के लिए नहीं जुड़ता, क्योंकि टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, ना कि परचेज, है ना। तो अगर सेल्स के ऊपर आपको दे रखा है तो ही आप परसेंटेज फिक्स दे रखी है तो ही आप जोड़ेंगे, लेकिन इन बोथ द केसेस, चाहे आपका परचेज पे दे रखा होता चाहे सेल्स पे दे रखा होता, जो मेन क्वेश्चन है सैलरी का वहां कमीशन जोड़ा जाएगा। द एम्प्लॉयर पेड हिम एचआरए 6,000 per month. Employee had paid rent 7,000 per month and was posted at Agra. Computed tax liability for the assessment year 22-23. तो आई थिंक इसमें भी कुछ चेंज नहीं है, इसमें भी पूरे साल में कुछ भी चेंज नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी आप कीजिएगा, फिर मैं इसे चेक कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में चीजें चेंज है, ये सबसे मतलब मुश्किल क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 जो एचआरए के ऊपर हो सकता है, यानी कि बाकी क्वेश्चन इससे इजी ही इजी होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में हर चीज हर फैक्टर को चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसे बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 5 को कीजिएगा। मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 को कीजिएगा, और मैं आपको समय दे रहा हूं अगेन 5 मिनट का। चलिए 6 मिनट का टाइम दे देता हूं मैं आपको, इस बार के 6 मिनट का आपको समय दे रहा हूं।
सभी बच्चे अपने आंसर भेजने स्टार्ट कीजिए। Your time is over now. सभी बच्चे अपने आंसर भेजिएगा। अभी 2-3 बच्चों का आंसर आया, बाकी बच्चे भी भेजिए। देखिए, अब मैं स्टार्ट करा रहा हूं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन 5। तो कंपटीशन ऑफ इनकम, कंपटीशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी for the assessment year 2022-23। अब बेसिक सैलरी कितनी है जी, ये देख लेते हैं। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, डीए है 7,000 पर मंथ। पहले इन दो को ही लिखते हैं। तो 20,000 इंटू 12 और डीए है 7,000 इंटू 12। एम आई राइट? तो 20,000 टू 12 इट कम्स टू 2,40,000 और दिस वन इज 84,000। इसके अलावा क्या मिल रहा है? एम्प्लॉयर जो है 500 रुपये पर मंथ का बोनस भी दे रहा है, तो टोटल आ जाएगा 6,000। कमीशन 1% ऑन टर्नओवर दे रहा है, तो 20 लाख का जो 1% है ये आ जाएगा 20,000। तो बोनस जो है 500 पर मंथ दे रहा है, तो 6,000 ये आ जाएगा। और इसके अलावा कमीशन दे रहा है तो 20 लाख का 1% आ जाएगा 20,000। इसके अलावा बस HRA और है ये वर्किंग नोट में। तो सबसे पहले जब भी फुल क्वेश्चन आए सैलरी का, तो आप पहले ये फॉर्मेट बना लीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको वर्किंग नोट में निकालनी है। तो वर्किंग नोट में आपको HRA की कैलकुलेशन निकालनी है, HRA की एग्जम्पशन देखनी है। तो पहला एक्चुअल है। एक्चुअल HRA कितना मिल रहा है? 6,000 पर मंथ दिख रहा है। रेंट पेड है 7,000 पर मंथ का, तो 6,000 पर मंथ मिल रहा है। तो 6,000 इंटू 12 यानी कि 72,000 आपको पूरे साल का मिल रहा है। दूसरा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। तो रेंट पेड आई थिंक 7,000 पर मंथ है, तो पूरे 12 महीने का कितना आपने पेड करा होगा? 84,000 माइनस 10% ऑफ वाट? 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी में क्या क्या जोड़ा जाएगा यहाँ पर? ये 2,40,000 जोड़ा जाएगा, कमीशन जोड़ा जाएगा 20,000 और डीए आधा जोड़ा जाएगा, क्योंकि हाफ ही रिटायरमेंट बेनिफिट का था। बात समझ में आ रही है आपके? तो सैलरी में क्या क्या जोड़ा जाएगा? 2,40,000 प्लस कमीशन पूरा ही जोड़ा जाएगा 20,000 रुपये, क्योंकि कमीशन 6% ऑन टर्नओवर है। और डीए जो है वो केवल आधा जोड़ा जाएगा, तो आधा 84,000 का आ जाएगा 42,000। एम आई राइट बेटा? कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो। तो 84,000 माइनस 10% ऑफ वाट? 2,40,000 प्लस 20,000 प्लस 42,000, तो ये आता है आपका 10% ऑफ 3,02,000, तो 30,200 आ जाएगा।
तो 84,000 में से 30,200 माइनस होगा तो दिस इज 53,800 और तीसरा आ जाएगा 40% ऑफ 3,02,000 का। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आता है, मतलब आप निकाल लीजिएगा कितना आता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि 53,800 इज द एग्जाम। तो टैक्सेबल HRA जो आ गया, टैक्सेबल HRA जो आ गया 72,000 में से माइनस हो जाएंगे 53,800, 72 में से माइनस हो जाएंगे तो टैक्सेबल आ गया 18,200 का, 18,200 का टैक्सेबल HRA आ गया। तो काफ़ी बच्चों के आंसर जो आपने दिए हैं वो सही आ रहे हैं। तो 18,200 इज द टैक्सेबल HRA, तो ये यहाँ पर रखेंगे 18,200, इसे जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी आएगा, ग्रॉस सैलरी आएगा, इसे जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी कितना आएगा 2,40,000 प्लस 84,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000 प्लस 18,200, तो इट कम्स टू 3,68,200 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो आ जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की माइनस 50,000, तो टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 3,18,200, टैक्सेबल सैलरी 3,18,200। क्लियर बेटा? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड, सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया ये। अब आपको घर से क्वेश्चन नंबर 6 करना है ना। इसमें जहां जहां फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो वहां तक की कैलकुलेशन अलग करनी है, उसके बाद की कैलकुलेशन अलग करनी है। तो एक बार आप ट्राई करके जरूर आइएगा, अदरवाइज मैं कराऊंगा तो जरूर इसे अगली क्लास में, है ना। तो इस क्वेश्चन के साथ ही, क्योंकि ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है HRA के ऊपर अगर बात करें तो इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं हो सकता। और अगर ये क्वेश्चन नंबर 6 आएगा तो बस क्वेश्चन नंबर 6 ही आएगा आपके में, फुल सैलरी का क्वेश्चन नहीं आएगा। जब फुल सैलरी का क्वेश्चन आता है, जहां टैक्सेबल सैलरी भी पूछते हैं, तो वहां पर जो क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th देखें, इसी तरह की कैलकुलेशन आएगी। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है अपने आप में ये मतलब संपूर्ण क्वेश्चन है HRA के ऊपर, इससे मुश्किल क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो इसे एक बार आप ट्राई कीजिएगा, फिर हम कल की क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।